आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। कक्षा 6 इकाई 4। हम देखते हैं हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे पौधों का उगना, पत्तियों का रंग बदलना, सूखकर पत्तियों का पेड़ों से गिरना, फूलों का खिलना, फलों का पकना या मौसम में बदलाव। यह सब सामान्य क्रिया है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा दूध से पनीर का बनना, दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, गुब्बारे का फूट जाना, पटाखे एवं फुलझड़ी को जलाना, यह सब परिवर्तन कहलाते हैं। अतः इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। क्या कागज को जलाने पर, राख बनने पर आपने उसके अंदर परिवर्तन देखा है? तो आइए हम जानते हैं परिवर्तन के प्रकार। तो पहला परिवर्तन का प्रकार है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना तथा दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, दोनों प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि किसमें कम किसमें अधिक समय लगता है। दूध में नींबू का रस डालने पर दूध जल्दी फट जाता है। जब किसी परिवर्तन को संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उसे मंद गति से होने वाला परिवर्तन मंद परिवर्तन कहते हैं। जबकि जिस परिवर्तन को होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल में नील डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, माचिस तुरंत जल जाती है, फूला गुब्बारा तुरंत फूट जाता है। यह तीव्र परिवर्तन है। लेकिन नाखूनों का बढ़ना, पौधों का या बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, प्रातःकाल सूर्य का पूर्व से उदय होकर सायंकाल पश्चिम में अस्त होना, यह धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। इन्हें हम मंद परिवर्तन कहते हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे परिवर्तन में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर का बनना कुछ उपयोगी परिवर्तन हैं। लेकिन रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि अनुपयोगी परिवर्तन हैं। तो हम कह सकते हैं उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम नंबर 3 नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। हम देखते हैं सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता, वह कभी भी हो सकते हैं, जैसे वर्षा का होना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा सुनामी का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये अनियमित परिवर्तन है। तो निश्चित समय पर लगातार रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। देखा होगा आपने, निश्चित समय पर ही सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। ऋतुएं भी निश्चित समय बाद आती हैं। वह परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिन्हें हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाएं, फिर उसकी हवा निकाल दीजिए। आप क्या देखेंगे? वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार गूथा आटा लेकर उसकी लोई बनाएं, उसे रोटी का रूप दें। रोटी के आकार से अगर आप असंतुष्ट हो तो पुनः
आप उस लोई बना सकते हैं उससे। तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तित या उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप स्प्रिंग या किसी रबड़ को खींचते हैं और जब खींचकर उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी अवस्था में पुनः वो स्प्रिंग या रबड़ आ जाती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियों को उलट देने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना आदि। आटे की लोई से बेली हुई कच्ची रोटी को तवे पर सेक दीजिए। उस रोटी से आप आटे की लोई को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इससे लोई नहीं बना सकते। इस प्रकार दूध से दही अगर बन जाता है तो क्या दही से पुनः आप दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। आप एक बीकर में थोड़ा पानी लें, उसमें नमक मिला दें, तत्पश्चात उस बीकर को आप गर्म करें। बीकर के पानी का वाष्पन होने पर आप देखते हैं कि बीकर की तली में पुनः नमक आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का ठोस टुकड़ा लेकर उसे गर्म करें। मोम पिघल जाता है। पुनः अब प्याली से ज्वाला को हटाकर कुछ देर रखा रहने दें। आप देखते हैं कि मोम पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तथा इन दोनों उदाहरण में हम देखते हैं कि परिवर्तन का कारण हटने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रूप बदल जाता है। अतः ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। देखो, आप नमक को पानी में घोला, पानी का वाष्पन करने पर नमक पुनः मिल गया हमें। ऐसे ही मोम को हम गर्म करते हैं, पिघल जाता है वो, लेकिन जब वो पुनः सूखकर दोबारा से मोम का ठोस बन जाता है तो ये परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर राख बनती है, क्या राख से पुनः लकड़ी बन जाती है? मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने पर क्या पुनः शुद्ध लोहे को प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपने बच्चों देखा होगा, जब आपकी डबल रोटी या खाना पुराना होने पर उस पर फफूंद लग जाती है, वो सड़ जाता है, तो क्या पुनः आप सही खाना या सही डबल रोटी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अब नंबर 6 हम बात करेंगे प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः ही होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी तूफान, मौसम का बदलना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आदि सभी प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन कृत्रिम परिवर्तन ये मनुष्य के द्वारा होते हैं। आपने बढ़ई को लकड़ी से बेंच, कुर्सी, मेज बनाते देखा होगा। मिट्टी, सीमेंट, ईंटों आदि से घरों को बनाते देखा होगा। क्या सभी कार्य मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं? बताइए। ये सभी मानवकृत या कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। दूध से दही, घी और क्रीम का बनना भी कृत्रिम परिवर्तन है।
मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन की। अनियंत्रित, ऐसे परिवर्तन जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान, ज्वार भाटा, सुनामी आदि क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः यह अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिस पे हमारा नियंत्रण होता है, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को हम तेज या धीमा कर सकते हैं, लालटेन की रोशनी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर की गति को हम तेज या कम कर सकते हैं। तो ये सब परिवर्तन कैसे हैं? नियंत्रित परिवर्तन। सबसे लास्ट हम जानेंगे जटिल परिवर्तन। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला आदि का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कैसे बनते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं हम। आइए इनके विषय में जानें। कोयला और खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए। वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब एवं ताप के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वनस्पति पदार्थ जैसे पौधे के तने आदि के जंगल पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब के कारण पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि भी जटिल परिवर्तन है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को जाना और इस पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को हमने विधिवत पढ़ा। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।